2022 में टिकट न मिलने से आप निराश हुए या प्रेरित हुए? निराश नहीं हुआ। जैसे कि मेरे नेताजी ने कहा कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, तो मुझे लगा कि अभी मुझे कुछ कमी है। नेता मेरे बड़े पारखी हैं, तो मुझे लगा कि अभी मुझे और मेहनत करनी है, जनता की सेवा करनी है। तो मैं 2027 को लेकर के आपका क्या विजन है? मैं गांव से आया हुआ हूँ, गांव से बिलोंग करता हूँ। तो हम लोग रोड पे दौड़ते थे, तो कई बार रोड पे दौड़ते हुए हमारे नौजवान साथियों का एक्सीडेंट हो चुका है और जो अपने जीवन से छोड़ के चले गए। तो पहली प्राथमिकता मेरी ये होगी कि हर गांव में एक खेल का मैदान होता है या अगल बगल के जो होगा, तो उसमें मैं खेल के मैदान का विकास करूंगा। युवाओं में लोकप्रियता दिन पर दिन आपकी बढ़ती जा रही है, इसका क्या कारण है? अब ये तो आपसे मैं जाना हूँ लोकप्रियता, मुझे तो लोग प्यार करते हैं नौजवान, क्योंकि उनको लगता है कि मैं उनके जैसा हूँ। मैं रोड पे चलता हूँ, मैं जमीन पे रहने वाला व्यक्ति हूँ। अगर मेरा मोबाइल 12 बजे भी खुला है, 2 बजे भी खुला है, आपने किसी नौजवान साथी ने फोन कर दिया तो उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करता हूँ। और कभी जिनको आपने गुरु माना है मनोज सिन्हा जी, मनोज सिन्हा जी ने ऐसा सुना है कि किसी भी ब्राह्मण युवा को कभी उन्होंने नेता नहीं बनाया, कभी उन्होंने आगे नहीं किया। उनके कार्यकाल में कभी भी डैश पर कोई ऐसा ब्राह्मण नेता नहीं दिखा जिसे आप अपना गुरु मानते हैं। और वैसे भी मेरा ये भी मानना है कि माउथ मीडिया के माध्यम से ऐसा लगता है कि गाजीपुर के ब्राह्मण हाशिए पर रहते हैं। क्या कहना है? आज हमारे साथ एक ऐसे युवा राजनीतिक चेहरे हैं जिन्होंने छात्र राजनीति से अपनी पहचान बनाई, संगठन में जिम्मेवारियां निभाई और अब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार चर्चा में है। नमस्कार, मैं विद्यासागर उपाध्याय और आप देख रहे हैं द इम्पैक्ट टॉक्स, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। युवाओं के बीच इनकी लोकप्रियता काफी चर्चा का विषय बना रहता है और उन पर लगने वाले आरोप भी। आज उनसे बिना लाग लपेट के बात करेंगे सफर, संघर्ष, राजनीति, विवाद और विजन पर। आपका स्वागत है निमेश पांडे जी इस इम्पैक्ट टॉक चैनल में। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को 1 मिनट में यदि आपको परिचय देना होगा तो आप क्या कहेंगे? मेरा नाम निमेश पांडे है। पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको और आपके दर्शकों को। मेरा नाम निमेश पांडे, छात्र नेता रहा मैं और भाजपा किसान मोर्चा में 2018 में उपाध्यक्ष भी रहा और लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता और सिपाही के तौर पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं, समाज सेवा कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात है। तो छात्र राजनीति से लेकर आज तक वह कौन सा सफर था, वह कौन सा ऐसा मोड़ था जिसने आपको एक नेता के रूप में प्रतिष्ठित किया? देखिए, आपने पहले ही बताया छात्र राजनीति, तो मैं छात्र राजनीति से उभरा हुआ नेता हूं। मुझे मेरे साथियों ने, मेरी बहनों ने मुझे नेता बनाया कॉलेज में। उस समय अमेरिका में नस्लीय भेदभाव होता था, हमले होते थे, तो हम लोग अमेरिका से लेकर और इंडिया में भी छात्रों पे कोई वो विपत्ति आती थी तो हम लोग लड़ते थे, विरोध करते थे। तो कॉलेज के मेरे साथियों ने ही मुझे नेता बना दिया। बहुत अच्छी बात। आपने 2014 में भारतीय जनता पार्टी चुनी। क्या ये नेतृत्व का था या किस चीज से प्रेरित होकर आपने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना? देखिए, अब उस समय जब भारतीय जनता पार्टी का हमने चयन किया तो उस समय हम युवा थे और कहीं ना कहीं हर युवाओं जैसे हम भी सोचते थे कि कैसे ये भ्रष्टाचार खत्म होगा, कैसे ये भेदभाव खत्म होगा। अब उस समय बड़ा भेदभाव था, हिंदू मुस्लिम के नाम पे तुष्टीकरण थी कि इनका अधिकार पर। उस समय के प्रधानमंत्री बोलते थे कि देश के संसाधनों पे मुसलमानों का पहला हक है। तो मुझे ये लगता था कि एक ही माँ के 2 बेटे, हिंदू मुस्लिम, चाहे सिख ईसाई क्रिश्चियन, तो उस पर कौन पहले कौन बात नहीं, सब एक समान और जो जिसको जरूरत हो उसको दिया जाए। और भ्रष्टाचार इतना चरम पे था, आप जानते हो, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला। तो हमको ये लगता था कि कहीं ना कहीं इस घोटालों के जैसे हमारा देश मतलब गर्त में जा रहा है, हम पीछे जा रहे हैं। और हम जैसे युवाओं को एक ऐसे दल का समर्थन करना पड़ेगा कि जो देश की भलाई और देश की तरक्की के बारे में सोचता हो। तो उस समय मुझे गुजरात मॉडल बड़ा पसंद आता था, गुजरात का डंका बजता था पूरे विश्व में, भारत में तो आज भी है। तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो इस समय हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी की है उन्होंने। तो हमारे अंदर एक चेतना जागी, एक उम्मीद जगी कि नहीं, ये बंदा कुछ कर सकता है देश के लिए। और हम लोगों ने तब जाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, उनसे प्रेरित होकर। भ्रष्टाचार को लेकर के आपने राजनीति में कदम रखा। योगी मॉडल और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो इस समय हमारे देश के हैं, उनके बागडोर, उनके काम करने के स्टाइल, उनकी चर्चाओं के दम पर आपने राजनीति का दामन थामा। लेकिन भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर के आप किसान मोर्चा में कैसे चले गए?
किसान मोर्चा में मुझे पार्टी ने दायित्व दिया था उपाध्यक्ष का 2018 में। जैसे मुझे कई जगह भेजा जा रहा था, तो छात्र राजनीति से उभरा हुआ था, सारे लोग परिचित थे। तो जो युवा मोर्चा में भेजा जा रहा था, तो मेरे जूनियर छोटे भाई थे अध्यक्ष उसके, तो वहाँ भी मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा। तो फिर मुझे बोले किसान मोर्चा, तो सीनियर थे छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हरिंदर यादव जी, तो मैं बोला नहीं मैं उनके साथ एडजस्ट कर लूंगा, तो उसी में मैंने काम किया। किसान मोर्चा का पद संभालते हुए, जिम्मेवारी निभाते हुए, जैसा कि आपने अपनी बातों में कहा कि मैं एक सैनिक हूँ, एक सिपाही हूँ देश का, तो उस सिपाही के तौर पे किसान मोर्चा के तौर पे किसानों की कौन से ऐसे आपने काम किए जो एक माने यादगार है? देखिए किसान मोर्चा में काम करते हुए मुझे ये समझ में आया, मैं हर वर्गों में गया। किसान एक नौजवान भी हो सकता है, एक महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकता है, तो सबके बीच में जाने का और मुझे काम करने का मौका मिला। तो उसके तहत जैसे किसान सम्मान निधि थी, लोगों को उसके बारे में बताना, रुका हुआ है दिलवाना, चाहे जो खेती होती है उसके बीमा के बारे में, कई चीजें, मतलब एकदम नजदीक वाला रिश्ता बनाने का मौका मिला। आपने कभी दावेदारी किया अपने विधानसभा से? हाँ, 2022 में मैंने टिकट मांगी थी जंगीपुर विधानसभा से। तो क्या हुआ? दरअसल पार्टी एक फार्मूला बना के काम करती है, भारतीय जनता पार्टी। तो उस समय फार्मूला था कि जो पहले टिकट पाए हुए हैं लोग, ऐसा मेरे नेताजी ने, आदरणीय माननीय मनोज सिन्हा जी जो उस समय रेल राज्य मंत्री थे, तो उन्होंने बताया, मुझे बुलाया था आज होटल में, बताया कि देखो अभी नौजवानों को टिकट नहीं मिलेगा, और तुम अभी जैसे मुझे अपने बच्चे जैसा मानते हैं, तो थोड़ा सा तो अभी उम्र ना भइला, मतलब इस तरह से उन्होंने डांटा, और अभी रुक जाओ, क्या बोल रहे हो? तो मतलब कि नहीं, आपका आदेश सर्वोपरि है। तो बोले कि अभी जिस 50,000 जो टिकट वोट पाए और नौजवानों को टिकट नहीं मिलना है उस पिछले चुनाव में। तो मैंने बोला ठीक है, अभी इस बार तो नौजवानों को टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी। 2022 में टिकट न मिलने से आप निराश हुए या प्रेरित हुए? निराश नहीं हुआ। जैसे कि मेरे नेताजी ने कहा कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, तो मुझे लगा कि अभी मुझे कुछ कमी है। नेता मेरे बड़े पारखी हैं, तो मुझे लगा कि अभी मुझे और मेहनत करनी है, जनता की सेवा करनी है। तो मैं और प्रेरित हुआ, और थोड़ा सा हुआ था, लेकिन फिर मैं दुगनी ऊर्जा से मैं तब से लगातार जनता के बीच में लगा हुआ हूँ, सेवा कर रहा हूँ। 2027 को लेकर के आपका क्या विजन है, और यदि जनता आपको मौका देती है 2027 में, तो आपका विजन क्या होगा? आपकी 3 प्राथमिकताएं क्या होगी? 3 प्राथमिकता मेरी होगी, जैसे मौका मिलता है तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देगी और जनता का आशीर्वाद रहा तो, और जब भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, और जनता का आशीर्वाद रहा तो विधायक भी जरूर बन जाऊंगा। विधायक बनने के बाद मेरी ये 3 रहेंगी। जैसे मैं गाँव से आया हुआ हूँ, गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोग रोड पे दौड़ते थे, तो कई बार रोड पे दौड़ते हुए हमारे नौजवान साथियों का एक्सीडेंट हो चुका है, और जो अपने जीवन से छोड़ के चले गए। तो पहली प्राथमिकता मेरी ये होगी कि हर गांव में एक खेल का मैदान होता है, या अगल बगल के जो होगा, तो उसमें मैं खेल के मैदान का विकास करूंगा, प्लस स्कूल की बच्चे वहीं अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर लें, दौड़ना भागना सारा, कहीं किसी पे खतरा ना रहे। दूसरी चीज, लाइब्रेरी बनाऊंगा, जो बच्चे जाकर इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, गाजीपुर आके पढ़ाई कर रहे हैं रूम लेकर, तो एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाऊंगा कि बच्चे देश के बड़े बड़े जो विद्वानों से लाइव वहीं से इंटरनेट के माध्यम से वहां जुड़कर और पढ़ाई करेंगे। ये और सड़कों के लिए काम करूंगा, बिजली के लिए काम करूंगा, जो अधिकतर जमीन और नाली पंडुआ का विवाद आता है उसको लगभग मैं चाहूंगा कि ये हल हो जाए। ये तो लगभग अधिकांश नेता इन बात के वादे और दावे दोनों करते आते हैं, बट आपकी अलग चीज ये है कि आज ये देखते हैं कि युवाओं में लोकप्रियता दिन पर दिन आपकी बढ़ती जा रही है, इसका क्या कारण है? अब ये तो आपसे मैं जाना हूँ लोकप्रियता, मुझे तो लोग प्यार करते हैं नौजवान, क्योंकि उनको लगता है कि मैं उनके जैसा हूँ। मैं रोड पे चलता हूँ, मैं जमीन पे रहने वाला व्यक्ति हूँ। अगर मेरा मोबाइल 12 बजे भी खुला है, 2 बजे भी खुला है, आपने किसी नौजवान साथी ने फोन कर दिया तो उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करता हूँ, और कभी कभी तो मैं अपने क्षमता से ज्यादा ऊपर बढ़ के मदद करता हूँ। इसलिए उनको लगता है और वो प्यार करते हैं। बिल्कुल प्यार करते हैं, मदद करते हैं, बट मदद करने के क्रम में एक सीधा आरोप आप पर लगता है, वह यह कि आप ब्राह्मणवाद की बड़ा आरोप आप पर लगता है। अच्छा, एक हाँ, ये आप सोशल मीडिया से उठाए होंगे। लेकिन एक दो लोगों ने लिखा था, तो जानते हैं ये किस लिए लगा है? देखिए, मैं मदद सबकी करता हूँ, ये अलग बात है कि उसमें मेरी जाति के लोगों की ज्यादा मदद हो जाती है। क्यों? वो दरवाजे पे ज्यादा आते हैं, उनकी मदद हो जाती है। बाकी मेरे लिए सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट उठाकर देख लीजिएगा, जो मैं विधानसभा का मैंने लगा रखा है, उसको शेयर करने वाले राजभर जाति से, विश्वकर्मा जाति से, कुमार जाति से, राजभर जाति से,
राजपूत जाति से, हर जाति, कुछ श्रीवास्तव जाति से। और मेरे लिए काउंटर अटैक, फेसबुक या उस पर काउंटर अटैक होता है ना, एक मेरे पक्ष में बोलना, अदर जाति के लोग ज्यादा करते हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि मैं जातिवाद करता हूं? और ब्राह्मणवाद पे फिर मैं कहूंगा, एक भाई ने मेरे पॉडकास्ट किया था, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर ब्राह्मणवाद, लोग कहते हैं ना जेएनयू वगैरह में नारा लगता है कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद पे मैं पहले प्रकाश डालना चाहूंगा कि आखिर ब्राह्मणवाद है क्या। ब्राह्मणवाद वो है कि जो भीख मांगकर, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भीख मांगकर और बीएचयू जैसी संस्था को उन्होंने खड़ा कर दिया, और आज उससे सारे पंथ का विकास हो रहा है ना, सारे जाति के लोगों का विकास हो रहा है, इंजीनियर साइंटिस्ट बन रहे हैं वहां। और सुनिए, छोटे स्तर पे आ जाइए, शादी ब्याह होता है तो पंडित जी पूजा कराते हैं तो पहले अपना दक्षिणा नहीं मांगते हैं, बोलते हैं कि हमारी पौनीन कर दे, नाव को हार धोबी जितने होते हैं, बस बांसफोर जो डोम होता है उसके लिए भी हमने व्यवस्था बना के रखी है कि ये भूखा ना रहे। तो अगर ये ब्राह्मणवाद होता है तो ऐसा ब्राह्मणवाद मैं करना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है जिस ब्राह्मणवाद की आप बात कर रहे हैं, और इसको लेकर के कभी कभी आपके मुद्दे उठते रहते हैं समाज में। बट एक चीज है जिनको आपने गुरु माना है, डॉक्टर मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा जी ने ऐसा सुना है कि किसी भी ब्राह्मण युवा को कभी उन्होंने नेता नहीं बनाया, कभी उन्होंने आगे नहीं किया। उनके कार्यकाल में कभी भी डैश पर कोई ऐसा ब्राह्मण नेता नहीं दिखा जिसे आप अपना गुरु मानते हैं। और वैसे भी मेरा ये भी मानना है कि माउथ मीडिया के माध्यम से ऐसा लगता है कि गाजीपुर के ब्राह्मण हाशिए पर रहते हैं। क्या कहना आपका? अब देखिए, अब मैं तो इस बात को नजरअंदाज करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। जब मैं अपने नेता से मिलता हूं, मैं निराश रहता हूं, उपेक्षित रहता हूं अधिकतर। कभी मंच कार्यकर्ता के तौर पे तो मैं काम किया, कभी मुझे मंच नहीं मिला, न माइक मिला। उसके बाद भी जिस दिन मेरे नेता जब तक थे, बोलते थे कि निमेश पांडे के बुलावा हो, और मैं मंच पे चढ़ के ताव से भाषण देता था और कुर्सी पे बैठता था, तो मैं तो कभी नहीं कहूंगा वो मुझे कभी आगे नहीं बढ़ाए। मेरे लिए ऐसा काम किए हैं वो कि मैं माइक ऑन कैमरा बता नहीं पाऊंगा। तो अब तक तो मैं इस बात को, ये आपको गलत जानकारी है। आपको लगता है कि ब्राह्मणों के लिए बहुत ज्यादा हितैषी है? हाँ? और उन्होंने देश प्रदेश में बहुत सारे ब्राह्मणों को नेता के रूप में प्रतिष्ठित। अरे आज भी आप बताइए, अब ऐसा कोई भी युवा बताइए। अरे अगर देखिए, सुनिए, अब लोग कहते हैं ऐसा कि गाजीपुर में जो भी होता है उन्हीं की वजह से, चाहे वो टिकट पाता हो चाहे पद पाता हो। तो दयाशंकर पांडे जी हैं भारतीय जनता पार्टी में, एक नौजवान पांडे जी को क्या मनोज सिन्हा जी ने बढ़ाया है? सुनिए तो मेरी बात। और एक सुमित तिवारी महामंत्री हुए हैं। नहीं, लोग आरोप लगाते हैं कि मनोज सिन्हा जी ही इंटरफेयर करते हैं तो लोग पदाधिकारी बनते हैं या टिकट पाते हैं गाजीपुर में। उसको मैं आधार मानते हुए ये कह रहा हूं कि सुमित तिवारी जैसा नौजवान भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री है, और दयाशंकर पांडे जैसे हैं, सरोज मिश्रा जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के वोट साधने के लिए ऐसा कर रही है पार्टी। तो भाई कौन नहीं साधना? अगर नौजवानों को मौका देने से ब्राह्मणों का वोट मिला। और सुनिए, ब्राह्मण तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवाद के मुद्दे पे वोट करते हैं, जातिवाद पे ब्राह्मण अपना नेता नहीं खोजता है। जिस दिन ब्राह्मण जातिवाद पे आ जाएगा उस दिन हाशिए पे भी नहीं रहेगा। लीजिए, आप जो कहलवाना चाह रहे थे मेरे मुंह से, मैंने कह भी दिया। बहुत अच्छी बात। बट यदि 2027 में आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप भाजपा से किनारा करेंगे या क्या करेंगे? आप जैसे बड़े भाई के तौर पे मैं आपका इस बात का मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा। भविष्य की चीजें भविष्य में ही दबी रहने दीजिए, बस आपसे निवेदन है इसको पूरी दी। पिछली राजनीतिक तमाम सारे गलियारों में इस तरह की चीजें देखी जाती है कि आप बड़े जोर शोर से चुनावी मुद्दा में उतरते हैं, हो हल्ला होता है तमाम सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक और तमाम सारे चैनलों पे किसी एक खास चेहरा को सामने लाया जाता है और बाद में पता चलता है कि टिकट जो है किसी और को दे दिया गया। तो ऐसे मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? पार्टी को, संगठन को क्या आप कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी समुंदर है, बहुत विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। वो जो भी निर्णय लेती है देश हित में लेती है, नौजवान हित में लेती है, किसान हित में लेती है, महिला हित में लेती है। तो उनके किसी निर्णय पे मैं फिलहाल उंगली नहीं उठाना चाहता हूं। अंत में जंगीपुर विधानसभा के लोगों को, युवाओं को, किसानों को और वहां के लोगों के लिए आपका क्या स्पष्ट संदेश है? मेरा संदेश यही रहेगा कि नौजवानों, संगठित रहोगे तो स्वाभिमान से जियोगे, और इस जाति पात के ताने को तोड़कर आइए हम एक विकसित गाजीपुर और विकासशील जंगीपुर को बनाने का संकल्प लेते हैं। बहुत अच्छा निमेश पांडे जी, आपने हमारी सवालों का बड़ी स्पष्टता, बेबाक तरीके से दिया।
राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, बट संवाद हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करता है। आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद द इम्पैक्ट टॉक्स चैनल में। साथियों, यदि हमारी यह बात आपको सार्थक लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे नेक्स्ट आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके साथ साथ एक अच्छा प्रभावशाली व्यक्तित्व फिर मैं लेकर आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।